हेलो साथियों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्नो योद्धा यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग ऑब्जेक्टिव की शुरुआत कर चुके हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो में आपको देखना है, जिस प्रकार से आपको थंबनेल में लग गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 10th का इतिहास का पहला चैप्टर जो है आपका ना, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। अर्थात कि आपको आराम से कॉपी कलम आपके पास है, निकाल लीजिए और जो क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा उसको आप नहीं लिखिएगा और जो नहीं आएगा उसको लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, आराम से ऑब्जेक्टिव याद भी हो जाता है। और अगर आपको मान लीजिए जल्दीबाजी है तो आप 2x पे करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन पॉइंट है कि आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इसके बारे में देखा जाए सर कि हम अगर चैप्टर 1 को लेकर चले हैं और चैप्टर 1 के बारे में अगर देखें तो चैप्टर 1 में हम कैसे कराने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा बउआ। देखो, क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए एक चैप्टर के बारे में अगर हम एक वीडियो में कराने का प्रयास करो तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी दिक्कत होता है। बच्चा चाहता है कि क्या हो, छोटा हो, प्रिसाइज वीडियो हो, जिसको आराम से वो देख सकता है। तो आराम से हम क्या करेंगे कि 2 पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, अपने चैप्टर 1 को 2 पार्ट में कर लेंगे। लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास आपका है। अब 70 क्वेश्चन में हम क्या कर लेंगे, 35 क्वेश्चन आज कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कर लेंगे। देखो, अगर देखिए, साइंटिफिक बात होता है कि आप अगर पहले एक बार में कम याद करने का प्रयास करिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा के लिए भागिएगा तो आपको दिक्कत होगा। अब मान लीजिए, और शुरुआत आप लोग को अभी से ही करना है। आप अगर लेट करिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप लोग का ना, अगर आप सोच सकते कि हम मैराथन करके निकल जाएंगे, तो वो मैराथन करने में क्या होता है ना कि जब आप एक बार में अभी कर ही नहीं पा रहे हैं तो बाद में मैराथन कैसे कर पाइएगा। ठीक है, इसलिए आराम से अभी जो है ना, आपका धीरे धीरे करके सारा जो चैप्टर है आपको उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ देख लेना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का। देखिए, आपको जैसा लग गया होगा कि आपको ये पीछे आप बैकग्राउंड से देख रहे होंगे कि हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखिए क्या लिखा हुआ है, आराम से देखना है। देखिए, पहला लिखा हुआ है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। आप सभी बताइएगा अगर आपको पता हो, नहीं तो फिर देखिए ऑप्शन देखना है। एक नंबर है आपका फ्रांस, बी है आपका जर्मनी, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, जो कि है आपका सी नंबर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेटरनिक कौन था। ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे ऑस्ट्रिया का चांसलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बार बार आपको बोल देते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको लिख लेना है। हम आराम से रुकेंगे, पहले आपको 5 सेकंड के आसपास का समय देंगे कि आप पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, उसके बाद आराम से आप जो है ना उसको देख लीजिएगा आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो आप ये कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हुआ। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हंगरी की भाषा क्या थी। अब देखिए, अभी तो हंगरी की भाषा हंगरियन हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में तो आपको मिल ही नहीं रहा है ऑप्शन, तो फिर क्या आप आंसर देने वाले हैं। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए बउआ। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए फ्रेंच, बी पॉलिश, सी आपका म्यांमार। अच्छा, म्यांमार तो एक देश है जी, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, सी में ही हम लिख दे रहे हैं, आपका होगा मैग्यार होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हंगरी का भाषा हुआ करता था, याद कर लेना क्या होगा, मैग्यार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, यूरोप कहीं अगर आपको नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए, कर लेना आपको यूरोप। ये क्वेश्चन बार बार आता है, याद कर लेना। इटली और जर्मनी, क्योंकि पहला चैप्टर है तो इटली जर्मनी से संबंधित है, आप पढ़े हुए चैप्टर में इटली और जर्मनी के एकीकरण के बारे में। तो एकीकरण है सर, इसका मतलब आपको याद हो जाना चाहिए कि इटली और जर्मनी किस महादेश में आता है, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है यूरोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। सेडोवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। अगर आप ध्यान दीजिएगा बुआ कि सेडोवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, आपके पास 4 ऑप्शन है, हम आपको समय दे रहे हैं, आप आराम से देख लीजिए बुआ। अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग होगा ना तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, रोम और इटली। ये तो होने वाला नहीं है जी, रोम और इटली। दूसरा है ऑस्ट्रिया और प्रसा, इसके बारे में बाद में बात करें। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान। देखिए बुआ, अगर आप ये चैप्टर पढ़े होंगे, जिस टाइम में आपका ये चल रहा था, आपका ये इटली का एकीकरण या यूरोप में राष्ट्रवाद, उस टाइम तो हम लोग गुलाम थे, और गुलाम होने के समय बुआ हम लोग अपना आपका झगड़ा कहाँ से कर पाएंगे, यानी कि हम लोग अपने में युद्ध कहाँ से हो, पहला। दूसरा सर, आप जानते हैं पाकिस्तान का जन्म कब हुआ है, 1947 में हुआ है, तो फिर तो ऑप्शन होने वाला नहीं है। और नेक्स्ट चीन और म्यांमार, क्योंकि देखिए आप ऐसे आराम से जो कर लेते हैं सर कि चीन म्यांमार इसलिए
इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि आप यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं और ये तो है नहीं, वहां का यूरोप का देश तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, अगर आप और इसके बारे में जानना चाहिएगा कि सर ये कब हुआ था युद्ध, तो याद कर लेना है, ये युद्ध हुआ था आपका 1866 ईस्वी में। ये बात भी आप याद कर लीजिएगा। हालांकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता नहीं है कि कब होता है, मेनली आता है कि किसके बीच हुआ था। चलिए अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो देखिएगा ऑस्ट्रिया नजर आ रहा है, देखिए बुआ इंग्लैंड तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिएगा आपके विकास का बाधा कौन बनता है? आपका पड़ोसी बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। रूस तो होने वाला है ही नहीं। चलिए तो अब क्या हो जाएगा जी, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। चलिए अरे वो ऑस्ट्रेलिया मत लिख लेना है, ऑस्ट्रिया होता है। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया अलग अलग देश है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? आप आराम से पहले ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि ये सब ऑप्शन आप पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आराम से हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और आपको अगर आता है तो ठीक है, चलिए करिए जल्दी। सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा प्रसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। ये बात याद रख लीजिए आप लोग। कब हुआ था जी सीडान का युद्ध? तो ये हुआ था आपका 1870 में। और किनके किनके बीच में हुआ था? प्रसा और जो है आपका फ्रांस के बीच में हुआ था। ये चीज आप लोग को याद रखना है। फिर से बोलते हैं, अगर हम आपसे पूछ दे अभी कि सीडान का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था, तो याद रहना चाहिए आपको कौन कौन देश हो जाएगा जी? प्रसा और फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रख लेना हुआ, यूनान को कहा जाता है। एकदम ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बार बार आया है, ठीक है। तो याद कर लेना है, सभ्यता का पालना आएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर यूनान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो आपका क्या है देखिएगा, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? अर्थात आपको बताना है सर यूनान में जो है ना आपका जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसमें किसकी पराजय हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, अगर आपको पता हो। और नहीं पता तो हम तो हैं ही जी, आराम से बताइए। अगर नहीं चलिए पता है या नहीं है, याद रख लेना है डी नंबर। याद रखना आपको हमेशा कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो है ना किसका पराजय हुआ था? पराजय होने का मतलब हुआ कि वो हारा था। कौन देश था? तुर्की देश था। आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए था। अगर ये नहीं याद हो पा रहा है आपको, आप कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और उसको लिखने का प्रयास करिए। लिख रही है जी? तुमको सारा याद है? सारा याद नहीं ना है? लिख रही है, लिखो बुढ़ कहीं पे। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है बउआ आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना, आपका हो जाएगा तुर्की देश को। अच्छा यूरोप का जो सभ्यता का पालना, अभी हम पढ़ के आए हैं, सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? यूनान को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्यों देखिए कोई भी चीज को जानना है तो क्यों कहते हैं भाई, क्यों देखिए यूनान ना यूरोप का जो है ना प्राचीन देशों में से आता है। कौन देशों में से आता है? प्राचीन देशों में आता है। और आप जानते हैं बउआ, कोई भी जो आदमी प्राचीन समय से होगा, यानी अर्थात आपके पहले से जो होगा ना, यानी जो आपके यहाँ पुराने आपके घर में जो व्यक्ति होगा ना, आपके घर के तौर तरीका के बारे में ना उनको ज्यादा पता होगा। ये बात आपको याद रखना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देश है आपका, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? अब ये बताना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का क्या था आपका प्रतीक था? ये बात आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो फ्रांस। किसका था? फ्रांस का था, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, यूरोप के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर वो याद कर लेना है आराम से। आप लोग पहले देख लीजिए ऑप्शन देखने के बाद आप लोग बताइए क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखिए याद रखिएगा बुआ, जर्मनी तो नहीं होने वाला, क्योंकि प्रेरणा स्रोत कौन हो सकता है? ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत, अर्थात सर कि जो पुराना होगा। अब इसमें से देखना है पुराना कौन था। अभी हम लोग तुर्की पढ़ के आए, इसको क्या कहते हैं हम लोग? अभी बताइए आप लोग क्या कहते हैं इसको? यूरोप का, एक मिनट देख लीजिएगा बुआ, इसको हम लोग कहते हैं यूरोप का मरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अच्छा जर्मनी के एकीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और अब आगे चल के पढ़ने वाले हैं।
तो ये तो होने वाला नहीं है सर। अच्छा, नेक्स्ट है इंग्लैंड। इंग्लैंड कब हुआ? यूरोप का ना आपका साहित्य, यूरोप के लिए ना साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत तो नहीं कहा जाता है, बल्कि इस क्वेश्चन का जब ये आंसर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ और आपका डी भी नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला? यूनान। क्यों? वही बात आपको पीछे बताए हुए बउआ, क्योंकि समझिए जो व्यक्ति घर में पुराना होता है ना, आप उसी के कहे धड़े पर चलते हैं, और नहीं कहे धड़े पर चलिएगा तो बस क्या हो जाएगा? पिटाइएगा क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहां संपन्न हुआ था? बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट से। पहले ऑप्शन देख लीजिए, आप लोग बताइए, उसके बाद आपको बताते हैं चार्टिस्ट आंदोलन कहां संपन्न हुआ था। इस क्वेश्चन के आंसर का आप ध्यान दीजिएगा बउआ, तो ये हो गया था इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, आपको याद होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट बात करते थे कि देखिए इसके बारे में हम चाहे तो और भी कुछ बता सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिलेवेंट नहीं है। डेट नहीं पूछता है, साल नहीं पूछता है, पूछता क्या है भाई? तो पूछेगा कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था, अर्थात किस देश में हुआ था। हालांकि लंदन से शुरुआत हुआ था, लेकिन देश पूछे तो हम देश याद रखेंगे, ज्यादा ऑब्जेक्टिव याद करने से नहीं, ऑब्जेक्टिव वही याद करिए ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम अभी हम लोग पढ़ रहे थे, और क्या पढ़ रहे थे कि बउआ आपका चार्टिस्ट आंदोलन कहां संपन्न हुआ, तो पता है आपको कि इंग्लैंड में हुआ था। और कहां शुरुआत हुआ? तो ये शुरुआत हुआ था लंदन से शुरुआत हुआ था। चलिए हम बात कर, लेकिन आपके एग्जाम में याद क्या रखना, बस यही याद रखना है कहां से हुआ था, तो इंग्लैंड से हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलियम प्रथम कहां का शासक था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रसा। कहां का शासक था? प्रसा का शासक था। ये बात आप लोगों को याद होना चाहिए सर कि विलियम प्रथम कहां का शासक था, तो आपको याद रखना है प्रसा का शासक था। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1829 ईस्वी की एडियानापुल संधि किस देश के साथ हुआ था? ये बात आप लोग को बताना है, तो जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला। तो याद कर लेना है, तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। ठीक है, आपका एडियानोपुल की संधि किसके बीच हुआ था? तुर्की और रूस के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1829 में। चलिए आगे हम बात करते हैं, यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था? बताइए जल्दी, इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग को बताना है। यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन के आंसर कब क्या होगा जी? अच्छा ऑप्शन, अच्छा इसको कर लीजिए 1800 कर लीजिए। ठीक है, 1900 को नहीं 1800 कर लीजिए, सब क्या कर लेना है 1800 कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब बताइए 1828 में हुआ था, 1829 में हुआ था, 1830 में हुआ था, या 1831 में हुआ था? आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था, ये आप लोग को बताना है। जल्दी बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा? 1831। याद कर लेना है, यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ? 1831 में हुआ था, और आपका ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हनोई समझौता कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 1946। कहीं देखिए 1946, अच्छा नहीं है, एक देखिए डबल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 46 कर लेते हैं। 1946 अर्थात डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सर, क्या हनोई समझौता कब हुआ था? ये बात आप लोग को याद होना चाहिए, और किसके बीच में हुआ था ये भी देख लीजिए। अर्थात लेकिन सर हनोई समझौता के बारे में हम लोग आराम से चैप्टर 3 जब हिंद चीन के बारे में पढ़ेंगे तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। ये हुआ था बउआ आपका जो है ना फ्रांस और वियतनाम के बीच। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। क्योंकि देखिए यहाँ फ्रांस है इसलिए इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, और वियतनाम होने के कारण हम लोग कहाँ पढ़ लेंगे? चैप्टर नंबर 3 में पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन याद हो गया, हनोई समझौता कब हुआ था? 1946। नीचे लिख देते हैं 1946, याद आपको हो जाना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ, अथवा फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? ये बात बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, 9th में भी आप पढ़े थे, याद होगा आप लोग को। 1789 और अगस्त महीना था, और दिन क्या था? 4 था, 4 अगस्त 1789। आप लोग क्लास 9 से पढ़ के आ रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति में पढ़े होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं सब, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? चलिए इस क्वेश्चन कैसे बताना है बुआ, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ध्यान देना बुआ, जर्मनी का एकीकरण 2 चरण में पूरा हुआ था। पहला हुआ था 1871 में, और दूसरा हुआ था 1990 में। तो आप लोग को बताना है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान दे बउआ, इस ऑप्शन के अनुसार से, अर्थात यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है उसके अनुसार से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1871 हो जाएगा। ठीक है, और आपके एग्जाम में यही पूछता है, 1871 वाला पूछेगा, और 1990 वाला बहुत कम पूछता है, 9 के बराबर पूछता है। ठीक है, तो याद कर लेना है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है जी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी बताइए।
बिस्मार्क को जो है ना प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपका हो जाएगा 1862 हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर हम याद करना चाहें तो कर सकते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी? प्रसा का जो है ना चांसलर कब बना? 1862 में। अच्छा, इनका एक बड़ा ही फेमस आपका क्या है, एक नीति था, वो क्या था? रक्त और लॉ की नीति। रक्त और लॉ की नीति, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? ये बताना है आप लोग, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था। देखिए बउआ, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, कोई भी युद्ध होता है तो एक लंबा अंतराल चलता है। अब ऐसा थोड़ी है जी कि एक ही दिन में युद्ध समाप्त हो जाए, वो भी होता है, पर उस टाइम पे युद्ध आराम से होता था, धीरे धीरे होता था। जब बड़े देशों के बीच में युद्ध होता है तो लंबा सालों साल भी चल जाता है। तो क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। तो एक 1840 तो नहीं होगा, 1845, 1856 नहीं होगा, देखो वो 1853 से 56 हुआ था। तो ये क्वेश्चन क्यों, देखिए आपको 53 में चालू हुआ था, 54 में भी हो रहा था और 56 तक हुआ था। तो अगर क्वेश्चन यहाँ ऐसे होता 1853 से 1856 तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अगर कोई दिक्कत है 1853 से 54 दिया हुआ है तो ये भी आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कब हुआ था? 56 में। ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए शुरुआत, क्योंकि देखिए इसमें शुरुआत आ गया और चल रहा है, और अंत कहाँ आ गया? 1856। तो ये तीनों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है आप लोग को नहीं होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था। चलिए जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास 1815, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1820, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1818 और ऑप्शन नंबर डी है आपका ये आपका 1848। जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये क्या होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1815। आप लोग याद रखिएगा वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 में, आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, कार्बोनारी की स्थापना कब किया गया था? ये एक प्रकार का गुप्त सेना था, इसका नाम आप लोग को बताना है, सॉरी आपको बताना है कि इसका स्थापना कब किया गया था। देखिए 1810 कहीं है, 1810 डी नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए इसी को हम लोग ना नागरिक संहिता भी जानते हैं, फ्रांस का बात है, नागरिक संहिता इसी को हम लोग कहते हैं, नागरिक संहिता। अर्थात सर नागरिक संहिता हो चाहे नेपोलियन संहिता हो, ये क्या है तो बउआ, तो ये एक प्रकार से ऐसा ये था, कहा इसमें ये था कि एक ही दस्तावेज के अंदर ना पूरे जो कानून होता है ना उसको एक जगह समेटने का प्रयास किया गया था। और ये कब हुआ था? तो आप लोग को याद होगा 1804 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1804 ईस्वी में, आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन आपके देख लीजिए, आराम से देखिए, उसके बाद बताना है आप लोग को। और जिस प्रकार से आप लोग को जैसा लग रहा होगा सेशन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके साथ साथ सर अगर कोई नीडी बच्चा है उसको भेज देना है, ठीक है, क्योंकि आपको फ्री में कोई पैसा नहीं, ऑब्जेक्टिव 40 में 40 यही करा दिया जाएगा। और रोज करिएगा आप लोग, तो चैप्टर वाइज होगा, फिर हम लोग बाद में जाके जो है सो मिक्स करेंगे। आप पहला वीडियो भी देख लीजिएगा कि आपको कितना आता है और नहीं आता है, ठीक है। उसमें आपको कराया गया है कि कौन सा क्वेश्चन मिक्स अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको ऑब्जेक्टिव पर काम करने की आवश्यकता है। चलिए हम देखते हैं, ध्यान देते हैं सर, आपका 24 नंबर क्वेश्चन। और 24 नंबर क्वेश्चन अगर आपको याद रखना है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि है 1871। याद रख लेना, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा। 25 नंबर का आंसर क्या होने वाला है जी? जर्मनी के एकीकरण के लिए 35 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ये 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा नंबरिंग देख लेना है, 25 नंबर होगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वो था आपका हुआ मेजनी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्साई की संधि कब हुआ था? ठीक है, हाँ ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है कि जो भी हमारे आसपास के बच्चे, इस कोचिंग के बारे में अगर हम बात किया जाए तो ये कोचिंग जो है हमारे यहाँ जो है ना, आप अगर देखिएगा वो ये कोचिंग आपके जो है ये कोचिंग अभी आपका ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ही केवल चलता है, ऑफलाइन भी एक बड़ा हुजूम के साथ चलता है। यहाँ पे बड़े बच्चों का क्या है संख्या, और आप देखिएगा तो आगे भी यहाँ बैठ के बच्चे सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को देखना है बुआ, अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा दरिहाड़ा के आसपास अगर कोई हो, दरिहाड़ा के आसपास अगर हो तो वो जरूर हमारे यहाँ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा आपको किसी भी प्रकार के लिए, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है कि आपका, हाँ वो तो है, ठीक है, तो इस चीज़ को देख लेना बुआ, दरिहाड़ा आपका कहाँ है? ग्रामीण बैंक के पास है। आप किसी से आगे यहाँ पूछिएगा योद्धा एकलव्य क्लासेस के बारे में, आपको आसानी से मिल जाएगा सर।
आपको यहाँ फुल्ली आपको स्मार्ट क्लास मिलेगा, उसके साथ साथ विथ एसी और हर सुविधा यहाँ आपको उपलब्ध मिलेगा। आप यहाँ आके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई, तो आप यहाँ आइए एक बार देखिए कि कैसा पढ़ाई होता है और नहीं होता है। और अगर नहीं है, अगर आप दूर हैं तो ऑनलाइन तो कनेक्ट रहना ही रहना है। चलिए जी, अच्छा इसमें देख लेना हुआ वर्साय, ठीक है, वर्साय की संधि कब हुआ था, तो ये बात आप लोग को याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर, ये लोकेशन देख लिया आप लोग, अगर कोई बच्चा इसके आसपास का हो तो जरूर यहाँ पे एक बार विजिट करने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर देखिए सर, तो वर्साई संधि 1919 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए वर्साई संधि किनके बीच हुआ था, इसके बारे में आगे क्वेश्चन है, इसलिए अभी इसके बारे में हम नहीं बता रहे आपको। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, यंग इटली की स्थापना किसने किया था, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, यंग इटली की स्थापना किसने किया था, तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं बउआ, यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। कब किया था, तो ये किया था आपका 1831 ईस्वी में किया था। ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। कौन किया था जी, यंग इटली का स्थापना मेजनी ने किया था। चलिए अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, मेजनी ने सन 1834 ईस्वी में किस संस्था का गठन किया था। अच्छा इसको देख लेना, 1831 को 1834 को 31 कर लीजिए आप लोग, ठीक है, 1831, ठीक है। तो अभी पीछे कर गया है हम लोग, मेजनी ने किसका स्थापना किया था जी, यंग इटली का स्थापना किया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है कि यंग यूरोप का संस्थापक किसे माना जाता है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखने जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका मेजनी हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है। आप लोग ये बात जानते होंगे, एक संगठन था जो गुप्त संगठन के नाम से जाना जाता था, जो वहाँ पे जो भी ऐसा होता था जो एकीकरण के विरोध होता था तो उस पर क्या करता था, कार्रवाई किया करता था, और उसका नाम क्या था, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखना हुआ इस क्वेश्चन में बी नंबर, एक मिनट ये हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्बोनारी संगठन। याद कर लेना है, मेजनी का संबंध किस आपके संगठन से था, तो कार्बोनारी। आपके एग्जाम में हुआ, अगर आप एक बार भी अगर पलटिए गलती से भी अगर क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो आपको 10 बार से भी ज़्यादा ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आपको 31 नंबर क्वेश्चन बताना है, इटली में राष्ट्रवाद का दाता किसे कहा जाता है, तो मेजनी को ही कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम सर, 32 नंबर क्वेश्चन है, जलवेराइन एक संस्था थी। ये क्वेश्चन याद रखना बहुआ, जलवेराइन एक संस्था थी, तो ये क्वेश्चन संस्था थी व्यापारियों का। किसका संस्था था, व्यापारियों का, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, ठीक है। आपको ये देख लेना है, 32 था, उसके बाद हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट ये हुआ, 33 नंबर क्वेश्चन आपको देख लेना है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो 33 नंबर का क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो हो जाएगा आपका ए नंबर, मेजनी ही था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि 34 नंबर, जालवेराइन जो स्थापना किस राज्य ने किया था। अर्थात अभी पढ़ के आया है, जालवेराइन एक संस्था किसका था, तो व्यापारियों का था। इसका स्थापना किसने किया था ये आपको बताना है, जो कि आपका 34 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसका स्थापना किया था प्रसा ने। किसने किया था, प्रसा ने किया था, ताकि जो है ना जितने व्यापारी लोग हो ना उनको सुविधा मिल सके, क्या करने में, उनको अच्छा से काम करने में आपको सुविधा मिल सके, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सर जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 35 नंबर, जो कि आपका जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। ये बात बताना है सर आपको। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क था। ये बात आप लोग को याद रखना है सर, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो उस क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, बिस्मार्क। और आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपको शुरू में ही बताए थे, पूरे क्वेश्चनों की संख्या हमारे पास कितना है जी, चैप्टर 1 का 70 क्वेश्चन है। कितना है जी, 70 क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। आपका क्लास लंबा ना हो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आराम से ऑब्जेक्टिव को धीरे धीरे करेंगे। जब सब्जेक्टिव की बारी आएगा तो हम लंबा क्लास लेंगे क्योंकि उसमें लेना होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव छोटा रहेगा, फटाफट आप कर लीजिए, ठीक है। तो 35 आज के क्लास में कर लिए हैं और नेक्स्ट डे के क्लास में आपको 35 क्वेश्चन का आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको बहुआ किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, या आपके मन में कुछ भी इस चैनल के बारे में या मेरे बारे में कुछ भी आपको कहना हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए कीमती है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।